नीलिमा अपने पिता सुमेर, सौतेली माँ मीना और बहन प्रिया के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहन उसको एक आंख पसंद नहीं करती थी। नीलिमा बड़ी हुई तो उसके पिता को चिंता हुई कि उसकी शादी हो जाए, पर अच्छा, आज फिर इसे कोई लड़का देखने आएगा। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि इस नीलिमा के लिए वो साफ मना कर दे। माँ, पर तुम ऐसा करोगी क्या? रुक, बस देखती जा। नीलिमा सो रही थी। मीना उसके चेहरे पर काला रंग लगा देती है। नीलिमा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। अरे, ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं नीलिमा को तैयार कर दूंगी। अरे, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? ये काला रंग कैसे लग गया? नीलिमा, ये चेहरे पर काला रंग कैसे? मुझे नहीं पता ये काला रंग मेरे चेहरे पर कैसे लगा। अब क्या होगा, लड़के वाले दोपहर तक आने वाले हैं, तू जल्दी से मुंह धोकर इस रंग को हटा दे बेटी। मेरा काम तो हो गया, मैं भी देखती हूँ तू शादी होकर कैसे इस घर से जाती है। तू चली गई तो हम माँ बेटी को नौकरानी कहाँ से मिलेगी? हम माँ बेटी तो सारा दिन घर के काम ही करती रहेंगी, इसलिए तेरी शादी ना होना हमारे लिए फायदे की बात है। माँ, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। उस नीलिमा का चेहरा देखकर तो मुझे हंसी आ रही थी, रंग उतरा ही नहीं। बेचारी नीलिमा को क्या पता था कि जिस सौतेली माँ और बहन को वो अपना समझती है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ऐसे ही एक शाम, देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मेरे पति को आने में अभी समय है, तब तक मैं आपको अपनी बेटी नीलिमा के बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पर मैंने आपको ये बात बताई है कि आप मेरे पति को मत कहना। क्या? मिर्गी का दौरा? हम एक बीमार लड़की के लिए रिश्ता देखने आए हैं। अभी लड़के की माँ मीना से बात कर ही रही थी कि तभी नीलिमा कांपते हुए हाथों से चाय लेकर आ जाती है और उसके हाथ से चाय की ट्रे छूट जाती है और वो कांपती हुई जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। चलो जी, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, लड़की को तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब क्या हुआ? आप सब कहाँ जा रहे हैं? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, रास्ते में जाम था। अरे बहन जी, रुकिए तो, आप अचानक जा रहे हैं, क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही। तुम्हारी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तुम ये बात छुपाकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सुमेर नीलिमा को बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ देर बाद नीलिमा को होश आता है। वो देखती है कि उसका पिता फूट फूट कर रो रहा है। वो अपने पिता के पास जाती है। मैं जानती हूँ बाबा, आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो, पर मुझे सचमुच नहीं पता कि सुबह मुझे क्या हुआ था। मेरा शरीर अचानक से कांपने लगा और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सुबह तेरी चाय में नशे की दवाई मिला दी थी ताकि उसका असर होने लगे और तू बेहोश हो जाए। नीलिमा, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा को कितनी परेशानी हो रही है। जो भी रिश्ता आता है कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है तुम्हारे संजोग में शादी है ही नहीं, सारी जिंदगी हमें ही परेशान करेगी। मैं तो सोचती हूँ कि इसकी शादी हो तो हो, हम प्रिया के बारे में सोचें। बस भी करो मीना, और कितना सुनाओगी? उस बेचारी का इसमें क्या दोष है? नीलिमा रोती हुई घर से बाहर चली जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। अरे, ये बूढ़ी अम्मा तो नदी में गिर जाएंगी। अम्मा रुको, आगे नदी है, आप उसमें गिर जाओगे। अच्छा हुआ बिटिया, तुमने मुझे आवाज लगा दी। क्या करूं, अंधी जो ठहरी, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए नदी भी दिखाई नहीं दी। आपको कहाँ जाना है अम्मा? मुझे दुर्गा मंदिर तक जाना है। मैं वहाँ पर ये फूल माला बेचती हूँ। आज पहुँचने में देर हो गई, लगता है मैं गलत दिशा में आ गई। दुर्गा मंदिर इस दिशा में नहीं, उस दिशा में है। आओ, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देती हूँ। जीती रहो बेटी, खुश रहो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नीलिमा है। बातों ही बातों में नीलिमा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो अपना सारा दुख उस बूढ़ी अम्मा के आगे कह देती। अम्मा, दुर्गा मंदिर आ गया, आप कहाँ पर बैठती हो? वो सामने पेड़ की छांव में बेटी, वहीं पर फूलों की माला बनाती हूँ और बेचती हूँ। अम्मा, ये लो, आपके लिए मंदिर का ठंडा जल भर लाई हूँ, और ये प्रसाद बट रहा था वो भी आपके लिए मैंने ले लिया है। बेटी, तुम बहुत दयालु हो और भगवान सदैव उन मनुष्यों की सहायता करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। ये लो बेटी, ये जादुई हार लो। तुम जब भी इस हार को गले में पहनोगी तुम बहुत सुंदर वेशभूषा में आ जाओगी और उसके पश्चात तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की बाधा का कोई असर नहीं होगा। पर हाँ, तुम इस हार के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। ठीक है अम्मा, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ।
जादुई हार लेकर नीलिमा खुशी खुशी घर आ जाती है। उसको जाते हुए देखकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगती है, मानो वो कोई दैवीय शक्ति थी जो नीलिमा की सहायता के लिए धरती पर आई थी। कुछ दिनों बाद नीलिमा के लिए एक और अच्छा रिश्ता आता है। इस बार भी मीना एक नए षड्यंत्र की तैयारी में थी। नीलिमा उस जादुई हार को गले में पहनती है और वो बहुत ही सुंदर वेशभूषा में तैयार हो जाती है। अरे वाह, आज तो तू अपने आप ही तैयार हो गई। ये ले, भगवान का प्रसाद खा ले, सब काम अच्छा होगा। हमें आपकी बेटी पसंद है सुमेर जी, बस आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हलवे में नशे की दवाई थी, इसने अभी तक असर क्यों नहीं किया? जी जी, मैं अपने पंडित जी से बात करके आपको जल्दी ही खबर देता हूँ। आज उन बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ जादुई हार पहनकर मेरे ऊपर कोई अच्छा, तो इस जादुई हार के कारण नीलिमा पर नशीली दवाई का कोई असर नहीं हुआ। मैं इस हार को ही तोड़ दूंगी। माँ जल्दी करो, नीलिमा आ जाएगी, हार को जल्दी तोड़ो। नीलिमा घर से बाहर गई हुई थी। इसके पीछे से मीना जादुई हार को तोड़ देती है, जिससे मीना के आसपास आग लग जाती है। कोई मुझे बचाओ, माँ को बचाओ, माँ जल जाएंगी। क्या हुआ प्रिया, ये क्या? माँ के आसपास आग? नीलिमा पानी की बाल्टियां भरकर आग पर डालती है और आग बुझ जाती है। मीना अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए सारा सच सुमेर और नीलिमा को बताती है और रोते हुए उनसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे नीलिमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच ही कहा गया है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। नीलिमा मीना को माफ कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद मीना और सुमेर नीलिमा की शादी धूमधाम से करते हैं। सुनो, आज भगवान की कृपा से हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं। खाने में यहाँ क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल तड़का, दाल मखनी, भिंडी, बैगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान और भी बहुत कुछ। सुमेर चल, फिर आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। सामने कल्लू के ढाबे पर तो खाने का वो स्वाद नहीं रहा जो पहले होता था। मेरे ढाबे के सामने ये नया ढाबा खुल गया है, मेरे तो ढाबे पर ग्राहक आने ही बंद हो गए हैं। मीनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ ढाबा देखकर कल्लू जलन से भर जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा अच्छा चल पड़ा है, सचमुच ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा इसी तरह चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोलेंगे। उस गांव में ठाकुर गज्जन सिंह का राज चलता था। ठाकुर गज्जन सिंह के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रौब झाड़ते थे और दुकानदार को परेशान। ठाकुर सज्जन सिंह के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी और महेंद्र के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है और गज्जन सिंह के आदमियों को नहीं पता। चलो सब आज ढाबे पर दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनी दाल लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। अरे तू सामने से हट कड़वे करे ले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। देखो तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तो मुझे तमीज सिखाएगा तेरी तो। देखो यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। ये ठाकुर गज्जन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर गज्जन सिंह बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं। सब गाँव वाले इससे बहुत डरते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटाने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब देखता हूँ ये दोनों अपना ढाबा कैसे चलाते। मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला ढाबा हटवा दें? इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे? मैं आपको अपनी कमाई में से हिस्सा दूंगा, आपका फायदा ही फायदा है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर गज्जन सिंह अपने आदमियों को महेंद्र के ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये ढाबा इस गांव में नहीं चलेगा, तो अभी के अभी अपना ये ढाबा बंद करके यहाँ से चलता बन। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाकर बोल दो जो करना है कर ले। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ साथ हम तेरे पति को भी जिंदा जला दें। तभी ठाकुर गज्जन सिंह की जीप आकर रुकती है। ठाकुर गज्जन सिंह जीप से उतरता है और गुस्से में ढाबे पर जाता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गांव में ही रहकर मेरे से नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और इस ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर नहीं,
मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। गज्जन सिंह से बैर लिया था ना तुम दोनों ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो तुम सब क्या देख रहे हो, ढाबे में आग लगा दो, दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ मीनाक्षी, मुझे बचा लो। ठाकुर याद रखना, आज जिस तरह से तूने मेरे पति को जलाया है, एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा, तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा। मीनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र ढाबे के साथ जलकर मर जाता है। महेंद्र को गुजरे 2 दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो महेंद्र पिछले हफ्ते ही नया खरीद कर लाए थे। कितने मन से ढाबे के लिए उन्होंने ये नया कुकर खरीदा था। ये उनकी आखिरी निशानी है। आज खिचड़ी इसी पर बनाती हूँ। मीनाक्षी अभी खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ, आपका ये ढाबा देखा तो रुक गया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, पर कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को ही दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। अरे ये क्या, ये कुकर तो खिचड़ी से भरा हुआ है, पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचड़ी शहरी बाबू के लिए ले गई थी। ये कैसा जादू है? महेंद्र, मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो, मेरे पास हो, आप मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की सहायता से अपने ढाबे को। मीनाक्षी अब रोजाना ही उस जादुई कुकर में खाना बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था। धीरे धीरे मीनाक्षी का ढाबा फिर से चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ढाबे को फिर से चलता देख कल्लू गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गज्जन सिंह के पास जाता है। गज्जन सिंह अपने आदमियों के साथ दोबारा मीनाक्षी के ढाबे पर पहुंचता है। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास भेजना ही पड़ेगा। गाँव वालों, कान खोलकर सुन लो, जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया, उसका यही अंजाम होगा। बेचारी मीनाक्षी, पहले पति चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिंदा जलाने जा रहा है, और कौन भला गज्जन सिंह के आगे बोल सकता है? अब तो भगवान ही मीनाक्षी को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में जला दो इसे। गज्जन सिंह के आदमी मीनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, किसी ने भी भागने की हिम्मत की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, आप इसे मत छोड़ना। इस गज्जन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया था। गज्जन सिंह पुलिस से बचने के लिए मीनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है। तभी चूल्हे पर रखा कुकर फट जाता है और गज्जन सिंह आग में झुलस जाता है। गज्जन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद महेंद्र ने खुद गज्जन सिंह के पापों की सजा उसे दे दी थी। मीनाक्षी को इंस्पेक्टर रजत के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मीनाक्षी के दर्द को समझा। मीनाक्षी इंस्पेक्टर रजत की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ढाबा खोलती है। गांव वाले भी गज्जन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश थे।